एक बहुत ही जाना पहचाना मंजर है। हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं, आधा घंटा हो चुका है और अंदर से साफ समझ आ गया है कि फिल्म बिल्कुल बकवास है। मतलब कहानी में कोई दम नहीं है और हर गुजरते मिनट के साथ बस सिरदर्द बढ़ रहा है। लेकिन हम उठकर बाहर नहीं आते। हाँ, हम वहीं बैठे रहते हैं। बिल्कुल, हम अगले 2 घंटे वहीं बैठे रहते हैं, अपना वक्त और दिमाग दोनों बर्बाद करते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि टिकट के पैसे लग चुके हैं। या फिर यार, इसे पैसे की दुनिया में देखिए, वो इन्वेस्टमेंट जो लगातार गिर रही है। हाँ, जो पोर्टफोलियो एकदम लाल हो रखा है। एग्जैक्टली। हर दिन हम उस लाल पोर्टफोलियो को देखते हैं पर बेचते नहीं। अंदर से आवाज आती है कि अब तो इतना नुकसान हो चुका है, अब क्या बेचना, शायद कल मार्केट वापस ऊपर आ जाए। हम लगातार इस उम्मीद में अपना नुकसान बढ़ाते हैं ताकि पहले किए गए उस गलत फैसले को सही साबित कर सकें। और पता है, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी और गहरी खामी है। हम सब इस दर्द से गुजरते हैं जहां हम अपने बीते हुए कल की कीमत अपने आज और आने वाले कल से चुकाते हैं। बिल्कुल, आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद बिल्कुल यही है। हम इस बात की गहराई में जा रहे हैं कि हमारा दिमाग असल में फैसले कैसे लेता है। हम इंसानी बर्ताव और उन अनदेखे दिमागी पैटर्न्स को खंगाल रहे हैं जो हमारी जिंदगी चलाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत ही तार्किक या रैशनल इंसान हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? देखो, जो चीज कोई नहीं बताता वो ये है कि हमारी तार्किकता असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। मतलब हम सोचते हैं कि हमारे सारे फैसले तथ्यों और लॉजिक पर आधारित हैं। हाँ, हमें तो यही लगता है ना। और असलियत इसके बिल्कुल उलट है। हमारा दिमाग पुरानी आदतों, भावनाओं और खुद को दिए गए धोखों पर चलता है। जिस सिनेमा हॉल वाले अनुभव की बात आपने अभी की ना, वो कोई आर्थिक फैसला था ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो क्या था? मतलब अगर मुझे पता है कि मेरे 2 घंटे बर्बाद होने वाले हैं, तो मेरा दिमाग मुझे उठने क्यों नहीं देता? क्योंकि वो एक भावनात्मक बचाव है। इंसानी दिमाग को अपनी गलती मानने से बहुत डर लगता है। जब हम उठकर सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो हमें खुद से ये कहना पड़ता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत जगह पैसे लगाए। हाँ, वो अपनी गलती मानना बहुत भारी पड़ता है। सही कहा। उस गलती को मानने का जो मनोवैज्ञानिक दर्द है, वो उन 2 घंटों की बोरियत से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। हमारा ईगो खुद को बचाने के लिए हमें उसी कुर्सी पर बैठाए रखता है। यार, ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब हम दर्द सह लेंगे लेकिन ये नहीं मानेंगे कि हम गलत थे। बिल्कुल। और ये ना हमारे दिमाग के एक और बहुत बड़े धोखे के साथ मिलकर काम करता है। हम सोचते हैं कि हम नई जानकारी को खुले दिमाग से देख रहे हैं, पर असल में हम दुनिया में सिर्फ उन्हीं चीजों को खोजते हैं जो हमारे पहले से तय किए हुए विश्वास को सच साबित करें। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकते हैं आप? हाँ, जैसे डाइट का उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई इंसान किसी नई डाइट पर है और वो हर सुबह अपना वजन नापता है। अगर एक दिन वजन थोड़ा कम हो गया तो वो इंसान तुरंत खुद की पीठ थपथपाता है और कहता है कि देखा, ये डाइट सच में काम कर रही है। हाँ बिल्कुल। और अगर अगले दिन वजन बढ़ गया तो दिमाग तुरंत एक बहाना कर लेता है। वो कहेगा कि ये तो बस शरीर का नॉर्मल बदलाव है, या शायद कल पानी ज्यादा पी लिया था, या फिर मशीनी खराब है। हाँ एग्जैक्टली। महीनों तक कोई इस भ्रम में जी सकता है कि डाइट काम कर रही है, जबकि वजन असल में वहीं का वहीं अटका हुआ है। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो सबूत हमारी कहानी से मेल खाते हैं वो अंदर आ जाते हैं, और जो मेल नहीं खाते उन्हें हमारा दिमाग पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। अगर हम इस फिल्टर वाली बात से थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और अजीब चीज नजर आती है। वो क्या? हम सिर्फ अपने विश्वासों को ही सही साबित नहीं करते, हम तो कई बार नतीजों को देखकर उनके पीछे का बिल्कुल गलत कारण गढ़ लेते हैं। अच्छा, आप कारण और नतीजे के बीच के उस भ्रम की बात कर रही हैं जहां हम पूरी कहानी उल्टी पढ़ लेते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे किसी प्रोफेशनल स्विमर को ही ले लीजिए। उनकी बॉडी देखकर हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही कि भाई, तैराकी करने से ऐसी शानदार बॉडी बनती है। हाँ, हम सोचते हैं कि स्विमिंग से वी शेप आ जाएगा, और लोग जिम छोड़कर पूल की मेंबरशिप ले लेते हैं। जबकि सच कुछ और ही है। वही तो, सच ये है कि उनका शरीर पहले से वैसा होता है। उनके कंधे चौड़े होते हैं और शरीर की बनावट ऐसी होती है जो पानी में तेज तैरने के लिए एकदम सही है। इसीलिए वो अच्छे तैराक बन पाते हैं। हाँ, वो ओलंपिक्स तक इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि जेनेटिक्स उनके साथ है। एग्जैक्टली। हमने सफलता के कारण को पूरी तरह से उल्टा समझ लिया। हमने जो नतीजा देखा उसी को कारण मान लिया। ये इतना आम है ना कि विज्ञापन की पूरी दुनिया इसी पर खड़ी है। मुझे इसी पर एक बात याद आ रही है। स्किन केयर के विज्ञापनों को ही देख लीजिए। टीवी पर एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल आती है जिसकी स्किन एकदम बेदाग है, और वो कहती है कि मैं ये क्रीम लगाती हूँ। हाँ, और हमें लगता है कि ये क्रीम लगाने से हमारी स्किन भी वैसी हो जाएगी। हाँ,
पर उस इंसान को विज्ञापन के लिए चुना ही इसलिए गया है क्योंकि उसकी स्किन पहले से ही बेहतरीन है। एकदम सटीक उदाहरण है। या फिर इसे शिक्षा के नजरिए से देखिए, हम उन जानी मानी यूनिवर्सिटीज के पीछे भागते हैं जहां से निकले लोग बहुत सफल होते हैं। हाँ, हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें सफल बनाया। बिल्कुल, हम ये नहीं सोचते कि शायद उस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में कोई जादू नहीं है। वो शुरुआत में ही सिर्फ उन गिने चुने बच्चों को एडमिशन देते हैं जो पहले से ही सबसे होशियार और मेहनती हैं। यार, तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक मानसिक अंधापन हो गया। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इंसान इस धरती का सबसे समझदार जीव है तो हमारे दिमाग में इतनी बुनियादी खामियां क्यों हैं? ऐसा लगता है ना जैसे हमारे सिस्टम का डिजाइन ही गलत है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। पर देखो, ये कोई खामी नहीं है, ये सीधा हमारे विकास से जुड़ा है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक कारणों की गहराई में जाएं तो हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। मतलब जब हम जंगलों में रहते थे। हाँ, हमारा दिमाग कोई कैलकुलेटर नहीं है, ये एक पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। मान लो हजारों साल पहले जंगल में झाड़ियों में कोई हलचल हुई। अब उस इंसान के पास दो विकल्प हैं। या तो वो सोचे कि हवा चल रही है या फिर कोई जंगली जानवर है। बिल्कुल, अगर उसने सोचा कि सिर्फ हवा है और असल में शेर निकल आया तो खेल खत्म, वो इंसान मारा गया और उसका डीएनए वहीं खत्म हो गया। हाँ, लेकिन जिसने हर हलचल को शेर माना, भले वहां 99 बार सिर्फ हवा हो, वो इंसान जिंदा बच गया। तो मतलब हम उन्हीं डरपोक लोगों के वंशज हैं जो हर जगह पैटर्न और खतरे ढूंढते थे। एग्जैक्टली, जो बिना किसी पैटर्न के भी पैटर्न देख लेते थे, वो सुरक्षित रहे। जंगल में ये आदत हमारी जान बचाती थी। लेकिन आज आधुनिक दुनिया में वही आदत हमें बर्बाद कर सकती है। आज झाड़ियों में शेर नहीं है, आज स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव है। और हम स्टॉक मार्केट के रैंडम चार्ट्स में भी पैटर्न ढूंढने लगते हैं। हम वहां भी कहानी और पैटर्न ढूंढते हैं जहां असल में सिर्फ संयोग होता है। जैसे जंगल में झुंड के पीछे चलने की आदत हमें सुरक्षित रखती थी, क्योंकि अगर सब भाग रहे हैं तो जरूर कोई खतरा होगा। आज वही झुंड मानसिकता हमें गलत जगह पैसे लगाने पर मजबूर करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस रैंडमनेस या संयोग की बात करें तो हम इंसानों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि किसी सफलता के पीछे कोई ठोस कारण ना हो। हाँ, हम हर चीज में एक फॉर्मूला ढूंढते हैं। बिल्कुल। अगर हम रैंडम नतीजों की बात करें तो एक बहुत ही मजेदार दिमागी प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम 1,00,000 बंदरों को स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, बंदरों को? ठीक है। हाँ, वो कुछ नहीं जानते, बस रैंडम तरीके से शेयर खरीद और बेच रहे हैं। हर हफ्ते जो बंदर नुकसान करते हैं, हम उन्हें खेल से बाहर कर देते हैं। तो संभावना के गणित के हिसाब से कुछ हफ्तों बाद आधे बंदर बचेंगे। बिल्कुल, और कुछ महीनों बाद शायद कुछ 100 बंदर बचेंगे जिन्होंने हर बार बिल्कुल तुक्के से सही फैसला लिया होगा। और मान लीजिए कुछ सालों बाद सिर्फ एक बंदर बचता है जिसने लगातार सही शेयर चुने। हाँ, और अब वो बंदर अरबपति बन चुका है। अब आप सोचिए हमारी दुनिया का रिएक्शन क्या होगा उस बंदर को लेकर। लोग उसे पक्का जीनियस मान लेंगे। बिल्कुल यार, हमारी पूरी दुनिया, मीडिया और विश्लेषक उस बंदर के पीछे भागेंगे। लोग उसकी डाइट और आदतों पर रिसर्च शुरू कर देंगे। हाँ, कि क्या वो सुबह जल्दी उठता है या केले खाने के बाद उल्टे हाथ से ट्रेडिंग करता है। एग्जैक्टली। हम उस बंदर की सफलता का एक लॉजिकल कारण गढ़ लेंगे। हम नतीजे से पीछे की तरफ देखेंगे और हमें लगेगा कि सब कुछ पहले से तय था। इस कहानी ने ना इंसानी दिमाग के सबसे बड़े धोखे को पकड़ लिया है। ये वो कड़वा सच है जिससे निकलना सबसे मुश्किल होता है कि हम दुनिया में सिर्फ जीतने वालों को देखते हैं। हाँ, हम हारने वालों को देखते ही नहीं है। जब हम किसी सफल स्टार्टअप के फाउंडर को या किसी अरबपति को देखते हैं तो उनके संघर्ष की कहानी हमें बहुत प्रेरणा देती है। हमें लगता है कि अगर हम भी इनकी तरह मेहनत करेंगे और रिस्क लेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। पर हम उस कब्रिस्तान में कभी नहीं जाते जहां उन 99 नाकाम लोगों की कब्रें हैं। लेकिन उन लोगों ने भी तो वही सब किया होगा ना। बिल्कुल, उन्होंने भी बिल्कुल वही काम किया था, उतनी ही मेहनत की थी, सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन वो हार गए। और हमें उनका नाम तक नहीं पता क्योंकि उन पर कोई किताब नहीं लिखी जाती। सही कहा, हम सिर्फ सफल इंसान से सफलता का राज पूछते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हम इस बात को मान लें तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया में सब कुछ सिर्फ किस्मत है? मतलब फिर तो मेहनत और टैलेंट का कोई मोल ही नहीं बचा। नहीं, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बात ये नहीं है कि मेहनत बेकार है। मेहनत, अनुशासन और टैलेंट वो टिकट हैं जो आपको स्टेडियम के अंदर ले जाते हैं। मतलब उनके बिना तो हम खेल में है ही नहीं। एग्जैक्टली।
लेकिन स्टेडियम में मौजूद उन हजारों मेहनती लोगों में से कौन सा इंसान वो आखिरी ट्रॉफी उठाएगा? वहां किस्मत, टाइमिंग और संयोग का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दिक्कत मेहनत करने में नहीं है, दिक्कत इस बात में है कि सफलता के बाद हम किस्मत के रोल को मानने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल, हमारा अहंकार इस बात को नहीं मानता। जब कोई इंसान सफल होता है तो वो सारा श्रेय अपनी बुद्धिमानी को देता है। हाँ, कि मैंने दिन रात एक कर दिया था। पर जब वही इंसान असफल होता है तो वो तुरंत बाहरी कारणों को कोसने लगता है कि इकोनॉमी खराब थी या उस दिन बारिश हो गई। चित भी मेरी और पट भी मेरी। यही दिमागी धोखा हमें दुनिया की असली और धुंधली तस्वीर देखने से रोकता है। तो अगर हम इस बात को मान लें कि हमारे फैसले पुरानी आदतों से प्रभावित हैं, हम अपनी ही बात को सही साबित करते हैं और हम सफलता को इस तरह के चश्मे से देखते हैं, तो इस जानकारी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? जब ये समझ आ जाती है ना, तो हमारे अंदर एक बहुत गहरा ठहराव आता है और इसका सबसे बड़ा असर इस बात पर पड़ता है कि हम खुशी को कैसे देखते हैं। इसे थोड़ा और खोलिए, मतलब खुशी पर कैसे असर पड़ता है? हम अक्सर देखते हैं कि लोग खुशी और सफलता को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं। कोई इंसान सालों तक दिन रात मेहनत करके एक बहुत बड़ा घर खरीदता है या एक महंगी लग्जरी गाड़ी लेता है और वो सोचता है कि इस नई चीज के मिलने के बाद उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ ही महीनों में वो चमक फीकी पड़ जाती है। हम एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, मतलब कितनी भी तेज भाग ले, हम रहते उसी जगह पर है। पर यार, ऐसा होता क्यों है? वो खुशी अचानक गायब क्यों हो जाती है, जबकि हम उसी घर में तो रह रहे हैं? इसका कारण हमारे दिमाग का बेसलाइन है। हमारा शरीर और दिमाग किसी भी नई चीज के लिए बहुत जल्दी ढल जाता है। अच्छा, इवोल्यूशन के नजरिए से? हाँ, सोचिए, अगर आदि मानव एक शिकार करके जिंदगी भर के लिए संतुष्ट हो जाता तो वो अगली बार शिकार करने नहीं जाता और फिर वो भूखा मर जाता। मतलब इंसान डिजाइन से ही हमेशा थोड़ा असंतुष्ट रहने के लिए बना है। एकदम सही। हमारा दिमाग हमें आगे दौड़ाने के लिए इस भ्रम का इस्तेमाल करता है कि बस अगली मंजिल पर परमानेंट खुशी है। पर जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, हमारा दिमाग रीसेट हो जाता है। नया घर सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा बन जाता है। बिल्कुल, नई गाड़ी सिर्फ एक मशीन बन जाती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो जब इंसान को ये ट्रेडमिल वाला सच पता चल जाता है, तो उसके फैसले कैसे बदलते हैं? तब वो इंसान अपनी आजादी, अपनी शांति और अपने वक्त को इन बाहरी चीजों से ज्यादा अहमियत देने लगता है। उसी घर वाले उदाहरण को लेते हैं। हाँ, मान लीजिए किसी ने शहर से बहुत दूर एक आलीशान सपनों का घर लिया। पर अब उस इंसान को रोज काम पर जाने के लिए 2 घंटे भयंकर ट्रैफिक में बिताने पड़ते हैं। अब नियम के हिसाब से कुछ महीनों बाद उस बड़े घर की खुशी तो गायब हो जाएगी। वो एक आदत बन जाएगी। पर वो जो 2 घंटे का रोज का ट्रैफिक है, वो कभी आदत नहीं बनेगा। वो रोज का संघर्ष है। ट्रैफिक का तनाव और जो वक्त बर्बाद हो रहा है, वो हर दिन आपको नया दर्द देगा। हाँ, क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत मुश्किल से आदत बनती हैं। एग्जैक्टली। तो जिस इंसान को ये गहराई पता है, वो शायद एक बहुत बड़े घर के बजाय एक छोटे घर में रहना पसंद करेगा, जहाँ से उसका काम पास हो, ताकि उसका वक्त और उसकी मानसिक शांति उसके पास रहे। इसी तरह शायद हम मेहनत और दर्द को बेवजह ग्लोरीफाई करना भी बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम अक्सर सोचते हैं कि जिस काम में हमने बहुत दर्द सहा है, बहुत पसीना बहाया है, वो काम जरूर बहुत कीमती होगा। हाँ, अगर किसी ने एक बेकार सी चीज को बनाने में अपने कई साल लगा दिए हैं, तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो उसकी कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि उसने उसमें दर्द सहा है। ये तो वापस उसी सिनेमा हॉल वाले फालतू इन्वेस्टमेंट की बात होगी। हाँ, बिल्कुल वही तो। लेकिन जब आपको पता होता है कि दर्द और असली कीमत में कोई सीधा रिश्ता नहीं है, तो आप उस जाल से बाहर आ जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि अगर किसी काम में बहुत दर्द मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम सही ही था। आप बिना किसी पछतावे के गलत रास्ते को छोड़ सकते हैं। यार, ये सच में बहुत आजाद करने वाली बात है। इसका मतलब है कि हम अपने फैसलों को बिना किसी ईगो के देख सकते हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को थोड़ा और बड़ा करें, तो इंसान होने का असल मतलब क्या है? देखिए, हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि इंसान इस धरती का इकलौता तार्किक जीव है, और यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। मतलब हमारी तार्किकता सिर्फ एक मुखौटा है? हाँ, हम दुनिया को तर्क या लॉजिक से नहीं चलाते, हम इसे अपनी भावनाओं से चलाते हैं। इसका मतलब हमारे फैसले पहले ही हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। हम किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या वो हमें अच्छी लगती है या वो हमारे ईगो को बढ़ाती है, हमारा दिमाग का भावात्मक हिस्सा सेकंड के कुछ हिस्से में फैसला ले लेता है। और फिर हमारा जो लॉजिकल दिमाग है, वो क्या करता है? उसके बाद हमारा तार्किक हिस्सा जागता है और वो उस फैसले के लिए एक लॉजिकल कारण गढ़ना शुरू कर देता है।
मुझे इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी समझ आ रही है। मतलब हमारा तार्किक दिमाग एक जज की तरह काम नहीं करता जो सारे सबूत देखकर आखिरी फैसला सुनाता है। तो वो क्या करता है? हमारा तार्किक दिमाग एक वकील की तरह काम करता है। फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है भावनाओं के द्वारा। अरे वाह! और अब उस वकील का काम सिर्फ दुनिया के सामने और खुद हमारे सामने उन दलीलों को पेश करना है जो उस पहले से तय फैसले को सही साबित कर सके। ये बिल्कुल सटीक बात है। हम जानकारी जुटा नहीं रहे होते, हम सिर्फ अपने लिए गए फैसले की वकालत कर रहे होते हैं। आप कोई भी बड़ा फैसला ले लीजिए। हाँ। आप कौन सा घर खरीदते हैं, जीवन साथी कैसे चुनते हैं या कौन सा करियर चुनते हैं, ये सब भावनाओं का खेल है जिसे बाद में लॉजिक का कपड़ा पहना दिया जाता है। यार, ये सुनने में थोड़ा असहज जरूर लगता है क्योंकि इससे ये एहसास होता है कि हमारा अपने फैसलों पर और अपनी जिंदगी पर भी उतना कंट्रोल नहीं है जितना हमें लगता है। और यही वो आखिरी सच्चाई है। हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग बहुत कस कर पकड़े हुए हैं, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ एक यात्री हैं। क्योंकि दुनिया बहुत अनिश्चित है। कल क्या होगा, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, ये कोई नहीं जानता। तो फिर शांति कैसे मिलेगी? जो इंसान इस अनिश्चितता को बर्दाश्त करना सीख जाता है, असल में वही सुकून से जी पाता है। जो ये मान लेता है कि उसे सब कुछ नहीं पता। हाँ, और वो दुनिया को कंट्रोल करने की वो थका देने वाली कोशिश छोड़ देता है। हमारी सबसे बड़ी जीत इस बात में नहीं है कि हम दुनिया को कितना समझते हैं, बल्कि इसमें है कि हम अपने ही दिमाग के दिए हुए धोखों को कितनी जल्दी पहचान लेते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी सोच में जन्म से ही खोट है, तभी हम आगे की धुंधली असलियत को बिना किसी पर्दे के देख पाते हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे असरदार तरीका ये जानना नहीं है कि और क्या नया करना चाहिए, बल्कि सिर्फ उन सारी आवाजों और आदतों को काट कर फेंक देना है जो पहले से खोखली हैं।